नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम 5 क्वेश्चन अ डे के अंदर आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है आपका कि जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है वेस्टर्न डायरेक्शन में, बाकी जब दूसरी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदियां या फिर पेनिनसुलर इंडिया की जो दूसरी नदियां हैं वो आपकी ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। ऐसा क्यों? रीजंस की अगर बात करें, स्टेटमेंट पहली है कि ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। सेकंड है आपका इस फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज। और तीसरे की अगर हम बात करें, द लैंड स्लोप टू दी वेस्ट फ्रॉम दी सेंट्रल इंडिया, की जो लैंड का स्लोप है वो बीच मध्य भारत से लेके वेस्टर्न साइड में, इसलिए आपकी नर्मदा रिवर वहाँ को फ्लो करती हैं। तो देखिए इसका आंसर देंगे हम, ये ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा और तापी दो रिवर ऐसी है जो कि सेंट्रल इंडिया में ओरिजिनेट करती है, मध्य भारत से ओरिजिनेट होती है और वेस्टर्न साइड में गिरती है भारत की, मतलब कि अरब सागर में जाकर मिलती हैं, बजाय इसके जो दूसरी रिवर्स है वो सारी ईस्टर्न साइड में गिरती हैं। तो ये नर्मदा है, तापी है और बाकी सारी नदियाँ क्या है इस डायरेक्शन में आती हैं। तो ऐसा कैसे होता है, यही हमारा सवाल है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट आपकी सही है कि ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि जहाँ पर दो पहाड़ हो जो बिल्कुल सीधे ऊपर खड़े हो, रिफ्ट वैली हो, मतलब पहाड़ हो और उसके बीच से नदी बह रही हो बिल्कुल प्लेन एरिया से, तो वो रिफ्ट वैली होती है आपकी, वहाँ से ये नदी बहती है। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी सही है, इट फ्लोज बिटवीन दी विंध्या एंड दी सतपुरा रेंज, की दो माउंटेन रेंजेस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैप में तो यहाँ पर नजर आएगा कि ऊपर एक माउंटेन रेंज है और उसके बाद नीचे एक माउंटेन रेंज है। तो ऊपर विंध्या, नीचे सतपुरा रेंज है, इसके बीच से ये नदी जो है फ्लो करती है। तो दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी आपकी गलत है। तीसरी में कहा जा रहा है कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ से फ्लो वेस्ट की साइड को है। बट अगर ऐसा होता तो आपकी जो बाकी की नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, ये महानदी, ये सारी भी आपकी वेस्टर्न साइड में ही फ्लो करती। बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्लोप है सेंट्रल इंडिया से वो ईस्टर्न साइड में है, ना कि वेस्टर्न साइड में है। तो आपका क्या हो जाता है, तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है आप, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। उससे आगे अगर बात करें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, कि पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे फॉरेस्ट के ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो आपके वेस्टर्न घाट में भी मिलते हैं, ईस्टर्न घाट में भी मिलते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी मिलते हैं। तो देखिए मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है, दिस इज योर ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर कौन से देखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो वाले पेड़ होते हैं जिनको साल भर पानी है जो मिलता है और इनकी पत्तियां जो है साल भर हरी रहती हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया में लगते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल। एवरग्रीन इसलिए क्योंकि पूरे साल इनकी पत्तियां हरी रहती हैं। और इन पे पत्तियां हरी क्यों रहेंगी, क्योंकि देखिए समुद्र के पास वाला हिस्सा है तो पानी इधर भी मिलता रहेगा, यहाँ पर भी मिलता रहेगा, और इवन अंडमान निकोबार आइलैंड वाले हिस्से में भी पानी जो है पूरे साल देखने को मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, कि जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुउद्देशीय संरक्षित एरिया होता है। या फिर अ रिजर्व एरिया मेंट फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी, की एक आरक्षित क्षेत्र जो कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए है। या फिर सी की अगर बात करें, अ रिजर्व एरिया मेंट फॉर द प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, कि जो लुप्त होने वाली है, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये तीनों क्वालिटीज होती हैं कि वहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है, वेजिटेशन को प्रिजर्व किया जाता है, जो स्पीसीज विलुप्त होने वाली है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ की हो, उन सभी को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल आपको 18 लगभग 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पन्ना हो जाएगा आपका, उसके बाद कच्छ हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये सारे सुंदरबन बायो रिजर्व है, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। अगले सवाल पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व, कि इंडिया के जो इंडियन मैंग्रोव कवर अबाउट 4975 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द कोस्टल रीजन, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया
एंड इट हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द यूनेस्को। तो देखिए ये आपके स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। सवाल का मतलब क्या है वो समझते हैं। मैंग्रोव एक फॉरेस्ट का टाइप होता है। मैंग्रोव क्या होता है, देखिए समुद्र वाला जो एरिया होता है ना, जहाँ पे समुद्र और कोस्टल एरिया मिल रहे होते हैं आपस में, तटीय क्षेत्र और समुद्र आपस में मिल रहे होते हैं, वहाँ पर भी वेजिटेशन होती है। समुद्र के अंदर वैसे नॉर्मली आपने पेड़ नहीं देखे होंगे, बट जहाँ पर कोस्टल एरिया समुद्र से मिल रहा होता है वहाँ पर पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खारा पानी होता है वो कम होता है, तो प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो पेड़ लगते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। उनकी खासियत ये होती है कि ज़मीन से उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर वो जड़ें आप पानी में देख सकते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनकी जड़ें होंगी वो ज़मीन से तो जुड़ी हुई होंगी, लेकिन ज़मीन से बाहर भी आपको नज़र आएंगी, काफ़ी हाइट तक वो नज़र आएंगी, 1-2 फीट तक नज़र आ जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो पानी के अंदर रहती हैं। जब पानी कम हो जाएगा तो वो जड़ें हमें नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये एक अलग टाइप होता है फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग 4975 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कोस्टल एरिया का, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ कही जा रही है कि सुंदरबन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमें नज़र आते हैं, और ये आपका यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी लिस्ट में ऐड किया गया है। ये 4 ऑप्शन आपके पास देखने को मिलते हैं। मैप पे समझते हैं। देखिए गुजरात का इधर वाला हिस्सा हो जाता है, और ये जितना भी कोस्टल एरिया है जहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 4975 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 बहुत सही है। 4975 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का है, और सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसको यूनेस्को की वर्ल्ड जो आपकी ये बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर लिस्ट में भी ऐड किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुंदरबन के अंदर जो एक सुंदरी पेड़ देखने को मिलता है उसी वजह से सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा है, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का टाइप है, सुंदरी जो एक पेड़ है। नेक्स्ट अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी या काली मृदा जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। ब्लैक सॉइल इज द रिच इन द मेटल सच एज द आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। या फिर 2 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ब्लैक सॉइल आर स्वेलिंग ड्यूरिंग द वेट पीरियड एंड श्रिंकेज ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। देखिए अगर आपने सॉइल्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है। कहा जा रहा है कि काली मिट्टी जो है उसकी अंदर मेटल्स होते हैं, रिच मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि जब आपकी पानी पड़ता है, मतलब बारिश होती है, उस टाइम पर ये जो आपकी मिट्टी होती है ये फूल जाती हैं, और जिस टाइम पर पानी की कमी होती है, सूखा पड़ता है, उस टाइम पर मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन जो आपका है बोथ 1 और 2, नाइदर 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बोथ 1 और 2 आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है, तो ये आपका सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है मेनली, वहाँ पर आपको ये काली मिट्टी देखने को मिलती है। अभी ये आपकी रिच इन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन होती है, इसी वजह से इसके अंदर जो कॉटन कल्टीवेशन है बहुत ईजिली हो जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जो ये सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है वहाँ पे कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। और ये जो मिट्टी है इसकी फॉर्मेशन लावा की वजह से होती है। वॉल्केनिक मैग्मा जो है बाहर निकलता है, और बाहर आने के बाद जब वो ठंडा होता है तो वो उससे पत्थर बनते हैं, और उसी से ये मिट्टी बनती है। इस मिट्टी के अंदर आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ह्यूमस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ब्लैक कलर और रेड कलर में आपको ये मेनली देखने को मिलती है ड्यू टू दी आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, और ये आपकी कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी जो सॉइल है वो मानी जाती है। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से HPSC AEE का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये 9999 का कोर्स है, आप इसे बाय कर सकते हैं। फिलहाल जो ये कोर्स है इसके अंदर आपको ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, लगभग 50% का ऑफ अभी फिलहाल चल रहा है। अगर आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं जो कि 999 की है। कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा, और साथ में हरियाणा जीके, साथ में वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इसके लेक्चर हमारे यूट्यूब पे भी डले हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 50% डिस्काउंट है, तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 4999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा।
इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर की जो ऐप है वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे गोयला क्लासेस के नाम से हमारी ऐप आपको मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी और तरह की नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लिए, क्योंकि वहीं पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड दी जाएगी। ये हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप हमारे से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से पा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जो लेक्चर की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।